हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों ने अभी तक जो है बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट देख ली थी, क्या क्या नॉलेज रिक्वायरमेंट चाहिए थी, और बेसिक जो है हमने ये देख लिया था कि क्या क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड चाहिए होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूड वैलिडिटी ऑफ एयरक्राफ्ट लाइसेंस, एमी लाइसेंस। तो एमी लाइसेंस की कंटिन्यूड वैलिडिटी के लिए क्या करना पड़ता है? सीए फॉर्म 1903 भरना पड़ता है। इसमें अभी आप देखेंगे द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस बिकम इनवैलिड आफ्टर 5 साल। तो 5 साल के बाद इनवैलिड हो जाता है आफ्टर लास्ट इशू और रिन्यूअल। तो रिन्यूअल कराने के बाद 5 साल के बाद या लास्ट इशू जब तक हो उसके 5 साल बाद क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है। तो होल्डर सबमिट हिज ऑब्लिक हर एमी लाइसेंस टू द डीजीसी इन ऑर्डर टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द लाइसेंस एंड द सेम एंड कंटेंट इन द डीजीसी रिकॉर्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूएशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीए फॉर्म 90 के तहत आप सी के साथ आपको लाइसेंस भी भेजना पड़ेगा। द होल्डर सबमिट्स हिज हर एमी लाइसेंस टू द डीजीसी। देखिए लिखा है द एनी सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस बेस्ड अपॉन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस बिकम इनवैलिड एज सून एज द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस इनवैलिड। यानी जैसे ही लाइसेंस इनवैलिड हो गया तो वो जो सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस है या जो उसके इंडोर्समेंट में दिया था वो अपना कार्य रोक देगा। यानी जो भी वो अभी तक काम करता आया था वो सब काम रोक देगा। द एमी लाइसेंस इज ओनली वैलिड व्हेन इशू एंड ऑब्लिक और चेंज बाय द डीजीसी एंड व्हेन द होल्डर हैज साइन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये सी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों ही क्वेश्चन है। तो ओनली वैलिड कब तक रहता है? इशूड और चेंज बाय द डीजीसी। एन एप्लीकेंट इज टू रिन्यू ए लाइसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ई वाला देखिए, इसको याद रखिएगा। एन एप्लीकेशन टू रिन्यू ए लाइसेंस दैट इज एक्सपायर्ड विल बी एक्सेप्टेड अप टू 4 years आफ्टर डेट ऑफ एक्सपायरी। यानी किसी भी इंजीनियर का लाइसेंस अगर इनवैलिड हो गया तो 4 साल के भीतर, यानी 4 साल का समय है, वो रिन्यूअल करा सकता है। एनी एप्लीकेशन टू ए रिन्यू, देखिए क्या लिखा है, एन एप्लीकेशन टू रिन्यू इस लाइसेंस दैट इज एक्सपायर्ड विल बी एक्सेप्टेड अप टू 4 years, अप टू 4 years याद रखिएगा। ठीक है, 4 years के अंदर, 4 years तक, उसके बाद नहीं। द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट एविडेंस ऑफ 6 month एक्चुअल रेलिवेंट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस विद द 24 month प्रायर टू द एप्लीकेशन। यानी 24 month एप्लीकेशन देने से पहले 6 month का एक्चुअल रेलिवेंट एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड दैट ही हैज नॉट एक्सरसाइज द प्रिविलेजेस ऑफ हिज लाइसेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी इस दौरान वो प्रिविलेजेस नहीं देगा, यानी जो सीआरएस देता था वो नहीं देगा, यानी जो उसके इंडोर्समेंट में था वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका तो भाई इनवैलिड था। ठीक है, एज सच लाइसेंस शैल बी कंसिडर्ड फॉर रिन्यूअल आफ्टर इंफॉर्मेशन एक्शन इज कंप्लीट। यानी अगर पाया जाता है तो इन्फोर्समेंट एक्शन लिया जाएगा। इन केस द एप्लीकेंट डज नॉट मीट मिनिमम 6 month एक्सपीरियंस क्राइटेरिया ही शुड बी एडवाइज टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल आफ्टर एक्वायरिंग। यानी 6 month से अगर कम है तो उससे कहा 6 महीना पूरा, उसके बाद डालना। लाइसेंस एक्सपायर्ड फॉर मोर देन 4 years विल नॉट बी रिन्यूड एंड एप्लीकेंट विल नीड टू मीट ऑल द एप्लीकेशन। यानी अगर वो 4 साल के भीतर अगर नहीं देता है रिन्यू एप्लीकेशन तो क्या करेगा? उसको फिर से जो है एमी लाइसेंस के लिए A.25, A.35 और A.30 को फुलफिल करना पड़ेगा। तो A.35 डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल्स है। ठीक है, चलो A.45 इंडोर्समेंट ऑफ एयरक्राफ्ट रेटिंग। तो हम लोग ने एयरक्राफ्ट रेटिंग देख लिया था, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। रेटिंग का क्या था? रेटिंग का यह था कि कैटेगरी ए वाले को कैटेगरी ग्रुप 1, देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 के लिए आता था कॉम्प्लेक्स मोटर पावर, मल्टीपल इंजन, फ्लाइट लेवल 290 और इस तरीके से। सब ग्रुप 2A में सिंगल टर्बो प्रॉप, प्रोपेलर इंजन एरोप्लेन, सिंगल टर्बाइन इंजन हेलीकॉप्टर, सिंगल पिस्टन इंजन हेलीकॉप्टर, और 3 पिस्टन इंजन एरोप्लेन अदर देन ग्रुप 1। तो ये वाला ही उसी का ही इन्होंने एक्सप्लेन किया है। क्या है देखते हैं, इंडोर्समेंट भी देता है। तो फॉर ग्रुप 1 एयरक्राफ्ट अप्रोप्रिएट एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग, तो एयरक्राफ्ट अप्रोप्रिएट टाइप रेटिंग होनी चाहिए। ग्रुप 2 के लिए क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग, मैन्युफैक्चर सब ग्रुप रेटिंग और फुल सब ग्रुप रेटिंग। यानी मैन्युफैक्चर सब ग्रुप रेटिंग होनी चाहिए, फुल ग्रुप सब ग्रुप रेटिंग या फुल सब ग्रुप रेटिंग होनी चाहिए ग्रुप 2 एयरक्राफ्ट के लिए। ग्रुप 2 एयरक्राफ्ट कौन कौन से होते हैं? 2A, 2B, 2C वाले, वही सिंगल टर्बो प्रोपेलर इंजन एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन, वही वाला है। ठीक है। ग्रुप 3 क्या होता है? ग्रुप 3 अदर देन द ग्रुप 1। ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइप रेटिंग और फुल ग्रुप रेटिंग। तो याद रखिएगा अप्रोप्रिएट टाइप एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग तीनों में ही है, पहले वर्ग में कुछ नहीं है।
दूसरा ले मैन्युफैक्चर सब ग्रुप रेटिंग और फुल सब ग्रुप, तीसरा ले फुल सब ग्रुप रेटिंग। फॉर कैटेगरी B3 द रिवेलेंट रेटिंग इज इंजन। फॉर कैटेगरी नो रेटिंग रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यानी 145 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैटेगरी ए के लिए नो रेटिंग रिक्वायर्ड, तो कैटेगरी ए के लिए कोई रेटिंग नहीं होती है। B3 के लिए हम लोग को पता था नॉन प्रेशराइज्ड पिस्टन इंजन ऑफ 2 किलोग्राम, उससे कम 2000 किलोग्राम। द इंडोर्समेंट ऑफ एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग रिक्वायर सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द एलिमेंट बी और सी, B1 B2 B3 के लिए होती है, ठीक है। देखो तो ये हो गया ग्रुप 1 के लिए, ठीक है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो ग्रुप 3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है ग्रुप 2 एयरक्राफ्ट। द इंडोर्समेंट ऑफ मैन्युफैक्चर, तो ग्रुप ए में तो एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग ही था। ग्रुप 2 में क्या है द इंडोर्समेंट ऑफ मैन्युफैक्चर सब ग्रुप रेटिंग फॉर कैटेगरी B1 एंड C लाइसेंस होल्डर रिक्वायर कंप्लाई विद द एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट टाइप्स फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चर विच कंबाइंड रिप्रेजेंटेटिव, यानी क्या क्या हो रिक्वायरमेंट्स ऑफ एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट टाइप फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चर, यानी 2 एयरक्राफ्ट टाइप फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चर विच कंबाइंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एप्लीकेबल मैन्युफैक्चर सब ग्रुप। तो मैन्युफैक्चर सब ग्रुप क्या है 2 एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग विद सेम मैन्युफैक्चर। और इंडोर्समेंट ऑफ फुल सब ग्रुप रेटिंग क्या है B1 और C के लिए एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 3 एयरक्राफ्ट टाइप फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चर। तो फुल सब ग्रुप रेटिंग और मैन्युफैक्चर सब ग्रुप रेटिंग क्या होता है, तो मैन्युफैक्चर रेटिंग मतलब मैन्युफैक्चर सेम रहेगा, एयरक्राफ्ट अलग अलग रहेंगे। फुल सब ग्रुप रेटिंग क्या है डिफरेंट मैन्युफैक्चर के कम से कम 3 जहाज। और endorsement of manufacturer subgroup and full subgroup for B2, demonstration of which in shall include representative cross section of maintenance activities relevant to license category, यानी क्या है क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटीज। तो इनका जो कुछ नहीं दिया है, ठीक। ग्रुप 3 के लिए देखते हैं इंडोर्समेंट ऑफ फुल सब ग्रुप रेटिंग। तो हम लोग ने देखा था ग्रुप 3 में एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग था, फुल सब ग्रुप रेटिंग था, फुल ग्रुप रेटिंग था। तो फुल ग्रुप रेटिंग फॉर B1 and C license holder required demonstration of practical experience which shall include a representative cross section of maintenance activities relevant to the license category and to group 3 and comply with the aircraft type rating requirement at least 3 aircraft from different manufacturer। तो वही एक ग्रुप 3 वाला और ग्रुप 2 का फुल सब ग्रुप रेटिंग सेम ही है, ठीक है। तो ये सेम ही है यहाँ का इंडोर्समेंट ऑफ ग्रुप 3। B2 के लिए भी वही है 3 rating, group 3 rating for B2 license required demonstration of practical experience maintenance activities, ठीक है। ग्रुप 3 के लिए क्या है endorsement of right piston engine demonstration of practical include represent, तो वही चीज है। एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी क्या सबूत है क्या प्रमाण है क्वालिफिकेशन का। 24 घंटे के अंदर दिखाना पड़ता है ऑथराइज्ड ऑफ DGCA को, ठीक है, जो भी चेक करने आया है 24 घंटे के अंदर। एयरक्राफ्ट अभी तक जो हम लोग पढ़े वो फॉर एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर था। तो अब जो लाइसेंस मिल रहा है वो अदर देन एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर, जैसे माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट हो गए, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, ग्लाइडर हो गए, बैलून हो गए, शेयरशिप हो गए। उनके लिए क्या होता है कैटेगरी ए और B1 वाले और B3 वाले ऑथराइज्ड टू मीट द, यानी इसमें B2 वालों कोई जरूरत नहीं है। तो कैटेगरी ए और B1 या B3 या एनी ऑथराइज्ड पर्सन सब्जेक्ट टू मीटिंग द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट सीआर, तो इसके अलावा कुछ है नहीं। तो ये कंपोनेंट C वाला बचा है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। आज के इतना ही, उसके बाद ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो बाय बाय, ओके, बेस्ट ऑफ लक।